अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स की फरमाइश थी कि उन्हें जो है वो 2025 का जो है वो एमडीकेट के हिसाब से कोई भी सिलेबस नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने आप सबके लिए आप सबकी फरमाइश पे ये वीडियो बनाई है, यानी कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, यानी कि जो एमडीकेट है, कौन सी सर्कुलम 2025 में जो होने वाली एंट्री टेस्ट है उसके हिसाब से आज ये वीडियो है, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स है वो आपको दिए गए हैं। इन सब्जेक्ट के नाम हैं जिनमें से आपने एमटीकेट की तैयारी करनी है। तो आज मैं आप सबको यही बताऊंगी कि हमारे जो बायोलॉजी है उसमें जो है वो कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो दिए गए हैं, और उनके जो है वो कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो आपने याद करने हैं, और कौन से जो टॉपिक है वो आपने याद नहीं करने हैं। और केमिस्ट्री में भी इसी तरह है कि कौन से चैप्टर्स कैंसिल किए गए हैं, कौन से टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, कौन से कैंसिल किए गए हैं। बिल्कुल इसी में से आपने एमटीकेट की तैयारी करनी है। सबसे पहले आपने इसी सिलेबस को कंप्लीट याद करना है, बिल्कुल समझ के और अच्छे से प्रैक्टिस करके। और उसके बाद आपने इन्हीं के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। और पास पेपर्स की वीडियोस जो कि मेरी शॉर्ट वीडियोस यानी कि यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है 2023, 24 और 2029, इन सब की जो एंट्री टेस्ट जो ली गई थी वो सारी जो है एमसीक्यूज़ जो जो दिए गए थे वो सब मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, और वो भी आंसर की के साथ आप सब जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हमारी जो 2025 है उसमें हमें एमडीकेट का कौन सा सर्कुलम सिलेबस दिया गया है जिसमें से आप सब ने तैयारी करनी है। हम सब यही सोच के परेशान हो जाते हैं कि हमें कौन से टॉपिक्स याद करने हैं, कौन से याद नहीं करने, क्या याद करना है क्या नहीं। और हमारा जो ये बुक है, जब हम इस बुक को देखते हैं तो यही हम सोच के परेशान हो जाते हैं कि ये इतना सारा बुक है, ये हम कैसे याद करेंगे, कौन से इसमें से हमें टॉपिक्स याद करने हैं, कौन से टॉपिक्स जो है वो याद नहीं करने, किस तरह हमें ये पढ़ना है, क्या हमें ये सारा मीनिंग के साथ पढ़ना है। नहीं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि आपने सबसे पहले एमडीकेट का सिलेबस लेना है, और उसके बाद आपने बायोलॉजी का सब्जेक्ट लेना है। और यही आपने बिल्कुल इसी पर डिस्कस करना है कि आपने एक माइंड बना लेना है कि आपने बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने दिन में आपने ख़त्म करना है, और इस चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपने याद करने हैं, और उनकी कौन कौन से टॉपिक की जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपने उस चैप्टर के इंटरनेट से, गूगल से, कहीं से भी आप एमसीक्यूज़ निकाल सकते हैं, और फिर आपने उन एमसीक्यूज़ को पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि जो आपने वाकई में पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, क्या वाकई में वही आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एमसीक्यूज़, तो आप 100% उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर चुके हैं। अगर आप किसी भी एमसीक्यूज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप उस टॉपिक को दोबारा खोलें और उसको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि आपने उस टॉपिक में क्या पूछा जा रहा है और आप क्यों कंफ्यूज हैं। उसके बाद आप उसका आंसर सर्च करें, ताकि आपको आगे चल के अगर आपको ऐसा एमसीक्यूज़ आ भी जाएं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। चैप्टर को इसी तरह रीड करें बार बार। और जब आप अपना सेकंड चैप्टर ले लेते हैं बायोलॉजी का, कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि वीक में आप अपने पास चैप्टर को रिपीट करते रहें, ताकि आप उसे भूल न जाएं। हम ऐसे बाइज़ औक़ात हमारे साथ ऐसे होता है कि जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारा जो पास्ट वाला चैप्टर है वो हम भूल जाते हैं कि यार हम जितना पढ़ रहे हैं वो हमसे भूला जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। आप
पास्ट वाले चैप्टर्स को भी रिपीट करते रहें। आप बायोलॉजी में 1 डे रिपीटेड 1 डे MCQs रखें और बाकी डेज स्टडी के रखें। ठीक है, तो बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, चलो हम अब इसके बारे में देखते हैं कि 2025 में हमें जो है वो कौन कौन सा सिलेबस जो है वो दिया गया है। हमारे जो फ्रेश स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल अभी अभी फ़र्स्ट टाइम एंट्री में जो है वो बैठ रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है। तो कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और कोशिश करें कि आप इसे फॉलो करें और अच्छी तरह से आप समझ के रीड करेंगे चैप्टर, तो इंशाल्लाह आपके लिए एंट्री टेस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो टॉप पे जाते हैं या फिर जो IQ लेवल के होते हैं, तो वो एक शॉर्ट माइंड बना लेते हैं अपने लिए। इन्हें रटना नहीं है आपने MCAT में। कोशिश करें कि चीज़ को रटा ना लगाएं। ठीक है, उसे समझने की कोशिश कीजिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो रट्टा लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे, और अगर आप समझ के एक बात को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके आगे जो है वो एंट्री टेस्ट के अलावा कभी भी वो सवाल आ जाए तो आप उसे कभी भी यानी कि नहीं भूल सकते। ठीक है, तो आप हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमारा जो MCAT का सिलेबस है उसमें जो है वो हमें बायोलॉजी का, आज हम बायोलॉजी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये यूनिट है वो हमें पहला दिया गया है अ सेलुलर लाइफ। ठीक है, अ सेलुलर लाइफ पे यानी कि 1.1 एक्सरसाइज है जिसमें हमें वायरस की जो बेसिस है उसके जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनके बारे में और उसके नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड जो है उनके बारे में, और वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं और उसके जो होस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में हमें याद करना है। और उनके जो सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे मलेरिया में सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, और ये ट्रांसमिशन इसके कौन कौन से हैं, यानी कि ये किस तरह एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होता है। और जो वायरल डिजीज़ है जैसे एड्स है, इसके क्या कॉजेज़ है। ठीक है, ये किस वजह से होती है और ये किस तरह ट्रांसफ़र होती है। और हमारा जो लास्ट है वो क्या है, दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है बायो एनर्जेटिक। ठीक है, और तीसरा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और उसके बाद जो है 4 है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड 5th जो है उस पर हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो हमारा जो है ये सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। बायो एनर्जेटिक, इसमें क्या है हमारा कि हमें जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है हमें वो लाजमी पढ़ना है। उसके रोल ऑफ फैक्टर यानी कि लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस पर। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ना है, यानी कि इन चीज़ की अगर कमी या डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट में तो क्या कॉजेज़ होते हैं इनके। ठीक है, और लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फेस रिएक्शन, यानी कि दोनों हैं, लाइट और इंडिपेंडेंट फेस, ये दोनों हमें लाजमी पढ़ने हैं। ठीक है, और इन्हें आपने बहुत ही अच्छी तरह यानी कि सोच समझ के पढ़ना है। अब ठीक से नज़र आ रहा होगा आप सबको। ठीक है, और 3.1 जो है डिफाइन एनी क्लास एंड क्लासीफाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने जो है वो डिफाइन करना है। 3.2 जो है वो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जो इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में, आपने वो सब डिस्कस करना है। और उसके बाद क्या हमें 3.3 में डिस्क्राइब बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, यानी कि पोलैरिटी, हाइड्रोलाइसिस, स्पेसिफिक हीट, वाटर सॉल्वेंट एंड रीजन डेंसिटी, कोहेशन, आयोनाइजेशन, इन सब के बारे में आपने डिस्कस करना है। ठीक है, ये मैं आपको बुक में ही बता देती हूँ कि आपने ये किस तरह जो है वो सर्च करके जो है वो याद करना है। ठीक है, तो पहले मैं आप सबको ये बता देती हूँ। उसके बाद डिस्कस कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज हो गया, ओलिगोसेक्राइड जैसे हमारे कैन शुगर, सक्रोज, लैक्टोज हो गया। ठीक है, पॉलीसेक्राइड यानी कि स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, ये सब हो गए। उसके बाद जो है वो हमारे 3.5 में क्या है, डिस्क्राइब प्रोटीन, अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। और 3.6 जो है वो डिस्क्राइब करना है हमें लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लाइसराइड, अल्कोहल एंड ईस्टर, यानी कि
असाइल ग्लाइसरोल, ठीक है। उसके बाद 3.7 जो है वो हमें क्या करना है, अकाउंट ऑफ RNA, वो हमें डिस्कस करना है। 3.8 में क्या है, डिस्कस कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लाइकोल, लिपिड, लाइकोल, प्रोटीन्स के बारे में। 4.1 यानी कि हमारा जो है चैप्टर कौन सा आ गया, हमारा जो चैप्टर आ गया वो क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। अब हम जो है वो इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो है फर्स्ट 4.1 यानी कि कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल्स के बारे में, ठीक है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट सेल विथ यूकैरियोट, यानी कि दोनों के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमारे जो सेल चैप्टर है ना, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं आप लोग लेंथी है, तो ये उसमें आपने जो जो याद करने ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये वही हैं यहाँ पे। आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनीज जो है दिए गए, जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मेटिक लूम और गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बारे में आपने फंक्शन और स्ट्रक्चर लाजमी याद करना है, ठीक है। रिकॉग्नाइज रिसेप्टर एंड ट्रांसड्यूसर सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई। उसके बाद हमारा जो है ये जो है ना रिसेप्टर, ये हमारा जो है वो कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, ठीक है। और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिपिकल, जैसे न्यूरॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड माइलिन शीट एंड सिचुआन सेल्स, इन सब के बारे में जो है वो आपने लाजमी याद करना है। उसके बाद हमें जो है वो नर्व इम्पल्स के बारे में डिस्कस करना है, रिफ्लेक्स जो है एक्शन जो होता है वो डिस्कस करना है। और एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ रिफ्लेक्स, लिस्ट द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, जैसे कंपोनेंट ऑफ ब्रेन स्टीम, मिड ब्रेन, सर्बिलम, ये सब आपने डिस्कस करने हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई होप कि आप सबको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो 6 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल, यानी कि जो किंगडम है एनिमल्स, एनिमीलिया, वो आपने लाजमी याद करना है। उसमें हमारा जो है ये पिछले वाला जो चैप्टर है ना, उसमें जो है ब्रेन्स के जो पार्ट है उनके हर पार्ट के जो फंक्शन है ना, आपने उनको भी याद करना है अच्छे से, ठीक है। डिस्क्राइब जनरल करेक्टर्स ऑफ एनिमल्स, के जनरल करेक्टर्स क्या क्या हैं वो याद करने हैं। डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विश करेक्टर ऑफ एंजाइम्स, के जो करेक्टर है आपने वो याद करने हैं एंजाइम चैप्टर्स में, ठीक है। और एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम के जो एक्शन हैं और उनके जो इफेक्ट है, जैसे टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन, ये क्या उनके क्या असरात होते हैं एंजाइम्स पर, आपने वो याद करने हैं। और उनके इनहैबिटर्स कौन कौन से हैं, यानी कि एंजाइम्स के इनहैबिटर्स कौन कौन से हैं वो याद करने हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है एवोल्यूशन, ठीक है। उसमें क्या है, हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। और उसकी जो थ्योरी है वो आपने याद करनी है लेमार्क की। और उसके बाद जो है वो डार्विन का जो है वो थ्योरी जो थी वो भी आपने याद करनी है। अब हमारा आ जाता है प्रोकैरियोट किंगडम मोनेरा, ठीक है। एक्सप्लेन डाइवर्सिटी एंड शेप एंड साइज इन बैक्टीरिया, उनके जो साइज़ और शेप है वो आपने याद करने हैं। और उनके जो बैक्टीरिया के जो कंट्रोल कौन से हैं, किस तरह हम उन पर कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी क्या क्या नुकसानात हैं, यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, वो सब आपने याद करना है। अब हमारा आ जाता है सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर, जो हम गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, रिप्रोडक्शन का, ठीक है। जितना पढ़ो उतना जो है ना बोलते हैं कि ये तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो हमारा जो रिप्रोडक्शन है उसमें जो हमें टॉपिक दिए गए हैं वो है कि हमें उनके जो पार्ट्स हैं मेल के और फीमेल के, ठीक है, दोनों के, उनके आपने क्या करना है, फंक्शन याद करने हैं, ठीक है। और उन पार्ट्स के नेम और फंक्शन दोनों, ठीक है। और उसके जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हार्मोन जो है वो रेगुलेट होते हैं और उनके क्या फंक्शन है आपने वो भी याद करने हैं। अब हमारा जो नीचे है 10.2 क्या करना है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, मेल नहीं, ठीक है, सिर्फ फीमेल की बात हो रही है।
एम्फसाइज द रोल ऑफ हार्मोन, और उसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें हार्मोन्स के कौन कौन से रोल्स होते हैं, ठीक है, वो आपने याद करने हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है लिस्ट द कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अलॉन्ग विद देयर कॉजेटिव एजेंट एंड मेन सिम्टम, कि हमारे जो है वो एक अगर बंदा जो है वो अफेक्टेड है किसी भी डिजीज़ से, ठीक है, मेल हो या फीमेल, दोनों में से कोई भी एक, तो एक जो है वो सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो कौन सी जो है बीमारियां जो हैं वो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकती हैं और उनकी क्या क्या अलामतें ज़ाहिर होती हैं, ठीक है, बीमारी की। तो आपने जो है वो ये सब टॉपिक लाजमी याद करना है, जिसमें से लाजमी 1-2 सवाल आ जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। अब हमारा आ जाता है सबसे, मुझे तो ये चैप्टर बहुत इजी लगता है, लेकिन आप सबके लिए भी आई होप इजी होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। सपोर्ट एंड मूवमेंट, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपने पूरे जो स्केलेटन है उसके बोन्स याद करनी पड़ती है, उसके नेम, और पूरे स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं, क्या नाम है उनके, ठीक है, आर्म में कितनी हैं, लेग्स में कितनी है, वो सब आपने याद करनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको उनका बहुत ही इजी वे और इजी मेथड बताऊंगी जो कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो उसमें रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना आपने, ठीक है, बस एक थोड़ा सा लॉजिक है जो कि आपने समझ लिया तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो हमारा जो सपोर्ट एंड मूवमेंट है उसमें जो है आपने क्या करना है, डिफाइन करनी है कार्टिलेज, मसल्स एंड बोन्स, ठीक है, उनके बारे में। एक्सप्लेन द मैन करेक्टर ऑफ कार्टिलेज बोन अलोंग विद द फंक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है कंपेयर करेक्टर ऑफ स्मूथ, अब सही नज़र आ रहा है, ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक्सप्लेन द मैन करेक्टर ऑफ कार्टिलेज एंड बोन अलॉन्ग विद द फंक्शन। कार्टिलेज बोन और बोन जो है दोनों हैं, अलग अलग है, ठीक है। बोन्स वो होती हैं जो कि बहुत हार्ड होती हैं और कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है। तो आपने बताना है कि उनके जो है वो कौन से करेक्टर है, उनका फंक्शन क्या है, वो एक्सप्लेन करने हैं। और उसके बाद जो है कंपेयर करेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ मसल्स जैसे हमारा स्टमक हो गया, और हमारा जो है नीचे रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में जो है वो स्मूथ मसल हैं, और हमारे जो एंस्टाइन है, आंतें जो होती हैं वो भी स्मूथ मसल्स में आ जाती हैं, और कार्डियक मसल जैसे हमारे हार्ट है, ठीक है, एंड स्केलेटल मसल्स जो कि हमारी बोन्स से कनेक्टेड होती हैं, उन सब के बारे में आपने करेक्टर क्या है, उनके बारे में फंक्शन क्या है, वो सब पढ़ना है, ठीक है। अब हमारा जो है वो एक्सप्लेन करना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा है, ठीक है, वो आपने स्टडी करना है। और ब्रीफ द प्रोसेस स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन जो होती है, ठीक है, जैसे बाइसेप ट्राइसेप ये सब कंट्रैक्शन होती हैं, तो आपने वो प्रोसेस पढ़ना है। जॉइंट्स जैसे हमारा हिप जॉइंट्स हो गया, लेग जॉइंट्स हो गया, आर्म जॉइंट्स, ठीक है, शोल्डर जॉइंट्स, ये सब जॉइंट्स है, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और आर्थराइटिस ये एक डिजीज़ है बोन्स की, आपने ये भी डिस्कस करनी है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमारा क्या है, इनहेरिटेंस है, ठीक है, चैप्टर। तो इसमें जो है हमारा क्या है, एसोसिएट इनहेरिटेंस विद द लॉ, मेंडल का लॉ आपने याद करना है, ठीक है, थ्योरी का, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूजिंग असोसिएटिव एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट याद करना है, ये लॉ है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा डिस्क्राइब द टर्म जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये जो है ना आपने टॉपिक इस तरह नहीं रटने, ये टॉपिक आपने एमसीक्यूज़ में प्रैक्टिस करनी है, जैसे एक्स वाई ये क्रॉस मैच होते हैं, क्या बनता है, लिंकेज क्या बनती है, ये आपको जो है ना इस तरह के सवाल दिए जाते हैं, मदर और पेरेंट्स के और बच्चे के क्या बनेगा, ये इस तरह जो है वो पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। How linkage counters independent assortment crossing over the modify the progeny, वो जैसे मैंने आपको बताया ना एक्स वाई लिंकेज, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने वैसे याद करनी है। और सेक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके जो ब्रीफली ट्रैक्ट्स है वो आपने याद करने हैं। एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ हेमोफीलिया, ये याद करनी है आपने। और उसके बाद जो हमारा चैप्टर आ जाता है वो है
फॉर्म एंड फंक्शन इन द प्लांट। ठीक है, अब हमारा जो ये टॉपिक है क्या है, डिस्क्राइब करना है, डिस्कस द एग्जांपल ऑफ कार्निवोरस प्लांट। ठीक है, पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई, ट्राइपेंस एंड ट्यू, इनके बारे में डिस्कस करना है। वाटर और मिनरल जो है वो रूट जो है वो किस तरह आ जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम, उनके बारे में डिस्कस करना है। हार्मोन के जो फंक्शन है, प्लांट के हार्मोन, ह्यूमन के नहीं। ठीक है, प्लांट के हार्मोन का फंक्शन, और उसके बाद जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का जो जनरल इसका ये हमारा आ जाता है सर्कुलेशन चैप्टर, जिसमें आपने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर याद करना है पूरा, और उसके बाद उसके फेज ऑफ हार्ट बीट वो याद करनी है डिफाइन करके। उसके बाद फंक्शन आर्टरीज, वीन और कैपिलरीज की क्या फंक्शन है वो याद करने हैं। और हेम्पेटिक सिस्टम यानी कि नोड, विजल एंड ऑर्गन्स, उनके जो है वो लैम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हमारा नोड, विजल्स और ऑर्गन्स आते हैं, वो आपने याद करने हैं सब। ठीक है, अब हमारा आ जाता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में क्या होता है, डिफाइन द डिस्कस द फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, उनके फंक्शन और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में आपने डिस्कस करना है। ठीक है, रिस्पायरेशन जो है हमारा, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मेन पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि रिस्पायरेशन नाम ही ऐसा है आपने कि आपने रिस्पायरेटरी पूरा सिस्टम याद करना है पार्ट्स के साथ। ठीक है, और उसके जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं ह्यूमन लंग्स में, किस तरह वो आउट और इन ब्रीथ करते हैं, क्या चेंजिंग आती है, वो प्रोसेस आपने याद करने हैं। लिस्ट द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, और जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उस पर जो स्मोकिंग जो होती है उसके क्या असरात होते हैं, आपने वो याद करने हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट पेज था, जो कि हमारे 16 चैप्टर्स थे, यूनिट थे, आपने याद करने थे। आप इन सब को जो है वो डिस्कस करें और बुक में देखें वो आपने किस तरह याद करने हैं। तो मैं आप सबको एक चैप्टर दिखा देती हूँ। ठीक है, जो कि हमारा इंटर है। रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं हम। ठीक है, 149 पेज है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है जैसे रिप्रोडक्शन है, क्या है हमारा 149। ठीक है, अभी हम इसमें जो है 149 चैप्टर जो है वो ओपन करते हैं। ये आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप सबको इजी से समझ आ सके। ठीक है, हाँ अब ठीक हो गया। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स पे। ठीक है, तो हम ये चैप्टर ओपन कर देते हैं। ये हो गया। हमारा रिप्रोडक्शन में क्या है, हमें वेरियस पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल और उनके हार्मोन की रेगुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये तीनों हमारे टॉपिक हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर वो मेल और फीमेल और दोनों आपने याद करने हैं हार्मोन के साथ, और उनके जो डिसऑर्डर थे वो भी हमें दिए गए हैं, आपने वो भी याद करने हैं, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो भी, यानी कि आपने ये तीनों टॉपिक लास्ट में याद करने हैं। ठीक है, तो जिसमें हम ओपन कर देते हैं, ये हमारा आ गया जो है मेल पार्ट का।
थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप सबको इजी से जो है वो समझ में आए। ठीक है, थोड़ी वॉइस मेरी कम ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, तो ये मेल पार्ट है और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपने सारे याद करने हैं। जैसे हमारा ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, क्या है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है इंटरनल, एक्सटर्नल और जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया, ठीक है, इंक्लूड है। ठीक है, वो पेयर्ड होते हैं, गोनेड, इसमें ऑर्गन और सेक्स सेल दोनों आ जाते हैं। और उसमें टेस्टिस होते हैं पेयर्ड की शेप में। ठीक है, द टेस्टिस सिंगुलर टेस्टिस होते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो है ना स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके सिलेबस से। ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट में कोई भी अगर क्वेश्चन हो इस हवाले से या कुछ आपको टॉपिक समझ ना आया हो या आप चाहते हो कि मैं आपको कोई टॉपिक समझाऊं तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वही बनाऊंगी। दुआ में याद रखिएगा। करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।